ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है क्या? कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्ड चालू हो गई? हाँ, रिकॉर्ड होने लगे। ठीक है। रिंकेस, ठीक है। स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं अपन किससे? पेरेंटल से ही। ठीक है। पेरेंटल एक्चुअली में बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बी ऑनेस्टली बोलूं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस एक्चुअली में इससे ज्यादा देखे नहीं जाते जी पैड में पेरेंटल से। ठीक है। पर फिर भी अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पेपर बनाने वाला कब क्या डाल दे अपन कुछ नहीं पता। ठीक है। पर अपन डिस्कस करेंगे सारी चीजें पेरेंटल। देखो, मैंने तुम्हें बताया था व्हीकल्स में, जब मैं व्हीकल्स पढ़ा रहा था, व्हीकल्स में मैंने बताया था जो व्हीकल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। व्हीकल्स कितने टाइप के होते हैं? व्हीकल्स होते हैं अपने दो टाइप के, बताया था मैंने। एक होता है अपना एक्वस Yes, व्हीकल, एक होता है अपना नॉन एक्वस व्हीकल, बताया था। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नॉन एक्वस व्हीकल को। ठीक है। तो एक्वस व्हीकल जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो क्या क्या थे वो डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। उससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड का रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। WFI में अपन ने कंडक्टिविटी टेस्ट का क्या याद रखनी थी? रीडिंग याद रखनी थी। ठीक है। कितनी होती है? लेस देन 1 माइक्रो ओम। micro. ठीक है। और इसमें एक और टेस्ट था ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्रिक, दूसरे नाम से क्या जानेंगे इसको? टोटल सॉलिड कंटेंट। इसमें इसकी लिमिट क्या थी? ठीक है, लेस देन 10 ppm। ठीक है। HWFI, ठीक है, स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन। इसमें टोटल सॉलिड कंटेंट की कितनी लिमिट रहेगी? लेस देन 40 Less than ppm। 40 ppm. ठीक है, 40 ppm से कम रहेगी। ppm. ठीक Yes, है। sir. बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाटर फॉर इंजेक्शन में मेन पॉइंट क्या था? सिर्फ बेंजाइल अल्कोहल Alcohol. ऐसा यूज करते हैं अपन किसके लिए? बैक्टीरियोस्टैटिक्स के लिए। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं? जो ग्रोथ को रोकते हैं। ऐसे याद रखना है, स्टॉप। ठीक है। एक दूसरी चीज देखी थी अपन ने किसमें? NaCl इंजेक्शन में। ये मैं डिटेल में, अभी एक और टॉपिक आएगा तो उसमें तो कवर करने वाले हैं। NaCl की बस याद रख लेना, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन यूज करते हैं आइसोटोनिसिटी के लिए। ठीक है। इसलिए NaCl इंजेक्शन बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट था इसी में अपन ने देखा था, जब अपन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक पढ़ रहे थे, तो जितने भी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं, चाहे वो IM वाले हों, वो कैसे होते हैं? अपने हाइपोटोनिक होते हैं। ठीक है। यहां तक अपन ने कवर कर लिया था, ये इंपोर्टेंट थे जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे, आज इतना ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है। आज जो होंगे वो सारी क्या होंगी? याद करने वाली चीज है, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बताते चलूंगा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पर अपन छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है। पर एक तौर पे तुम्हें एक माइंड में एक सेट होगा आइडिया कि क्वेश्चंस एक्चुअली बनता कैसे है, पूछता कैसे है वहां पे। ठीक है। सबसे आज बात करते हैं नॉन एक्वस की, नया नॉन एक्वस व्हीकल्स की। तो नॉन एक्वस व्हीकल्स में एक्वस का मतलब ही होता है वाटर। ठीक है। तो एक्वस में तो अपन कवर करके आ चुके थे सारी चीजें। अब बात करेंगे नॉन एक्वस, मतलब जो वाटर से अलग जो होंगे, ऐसा व्हीकल के तौर पे काम करेंगे, उनको अपन नॉन एक्वस कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है। इसमें दो चीजें पढ़ेंगे अपन। एक पढ़ेंगे वाटर मिसिबल, एक कौन से पढ़ेंगे? वाटर मिसिबल, और दूसरे कौन से पढ़ेंगे? वाटर इमिसिबल। ठीक है। आवाज आ रही है ना क्लियर रिंकेश, रोशनी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो, मिसिबल का मतलब होता है जो पानी में घुल जाए।
ऐसे व्हीकल्स, ऐसे सॉल्वेंट्स जो क्या करें, पानी में इजिली घुल जाए, ठीक है, डिजोल्व हो जाए, उनको अपन किस कैटेगरी में डालेंगे, वाटर मिसिबल। और वाटर इमिसिबल में, सॉरी मिसिबल ही लिख दी, इमिसिबल, ठीक है, वाटर इमिसिबल में ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे सॉल्वेंट जो वाटर में घुलेंगे नहीं, ठीक है, उनको अपन वाटर इमिसिबल कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख लो, वाटर मिसिबल वाले में एग्जांपल लिख लो जो ऐसा व्हीकल्स के तौर पे यूज करते हैं, वो तुम्हारे हो जाएंगे इथेनॉल, इथेनॉल। दूसरा हो जाएगा अपना ग्लाइकॉल, कौन सा हो जाएगा, ग्लीसरॉल, सॉरी, हाँ, ग्लीसरॉल और ग्लाइकॉल वगैरह भी यूज होते हैं। दूसरा हो जाएगा ग्लीसरॉल, ग्लीसरॉल बोलो, ग्रीसलीन बोलो, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इसमें पीईजी, इसका फुल फॉर्म लिख लो, पॉली इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। और चौथा हो जाएगा अपना पीपीजी, पॉली प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो ये सारे अपन क्या यूज करेंगे, वाटर मिसिबल, वाटर मिसिबल के अंदर आएंगे। पहला इथेनॉल, दूसरा ग्रीसरॉल, चौथा हो जाएगा अपना पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इनके शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जब भी देखोगे पीजी और पीपीजी के नाम से ही दिखेगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। Yes, sir. इनको को सॉल्वेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, को सॉल्वेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वाटर के जगह इनको यूज कर सकते हैं या फिर वाटर में मिसिबल हो जाते हैं, इसलिए इसको को सॉल्वेंट बोलते हैं। और टर्मिनोलॉजी है, अभी इतना याद रखो कि को सॉल्वेंट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल याद कर लो, इथेनॉल हो गया, ग्लाइकॉल हो गया, पीईजी हो गया, पीपीजी हो गया, ठीक है। क्लियर, अब Yes, कर sir. दूं। Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं वाटर इमिसिबल में, जो वाटर में घुलते नहीं है। तो यहाँ पे वाटर इमिसिबल में आ जाएंगे अपने कौन से, एक्चुअली जो वाटर इमिसिबल होते हैं, ये याद रखना, सारे रूट से दे सकते हैं। जो वाटर मिसिबल होते हैं, एक पॉइंट और लिख लो, सारे रूट से दे सकते हैं, चाहे वो आईबी हो, ठीक है, आईएम हो, सबक्यूटेनियस हो, ठीक है, या इंट्राडर्मल हो, सारे रूट से क्या कर सकते हैं, वाटर मिसिबल को दे सकते हैं, ठीक है। जब तुम्हें क्लासिफिकेशन पढ़ाया था अंकित ने, तो शायद ये सब चीजें बताई होंगी। वाटर इमिसिबल में याद रखना ऑयल आते हैं, क्योंकि ऑयल ऑब्वियसली बात है वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। तो पहला लिख लो, इसमें पहला लिख लो फिक्स्ड ऑयल, ठीक है, फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल के अंदर कौन कौन से ऑयल आते हैं, इनके एग्जांपल और लिख लेना। अपना आता है कैस्टर ऑयल, नाम सुना होगा, एरंडी का तेल बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा होता है अपना ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है। तीसरा होता है इसमें अपना कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। चौथा होता है इसमें सीसम ऑयल, तिली का तेल बोलते हैं इसको, सीसम ऑयल, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल में कौन कौन से ऑयल आते हैं, वाटर इमिसिबल के तौर पे जो व्हीकल होंगे वो कौन कौन, पहला कौन सा यूज होगा वाटर इमिसिबल में, फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल में अपना कैस्टर ऑयल आता है, ग्राउंडनट ऑयल आता है, कॉटन सीड ऑयल आता है, सीसम ऑयल आता है, ठीक है। अपन जैसे इसमें याद रखने वाली चीज है, ठीक है, ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, मतलब इनको यूज करते हैं ऐसा व्हीकल जो कि वाटर इमिसिबल में आते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसमें आता है, दूसरा इसमें लिख लो आइसोप्रोपाइल मिस्टीरेट,
आइसोप्रोपाइल मिस्टीरियस। आइसोप्रोपाइल मिस्टिएट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना थोड़ा। आइसोप्रोपाइल मिस्टिएट, ठीक है। और तीसरा आता है ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो कि जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, केमिकली होते हैं, कौन से, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। नेचर में केमिकली नेचर कैसा होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। क्लियर हो सर गया ये सब? तीसरा वाला क्या? नो सर। ये तीसरा है ऑयलिक एसिड, ओके सर। दूसरा है आइसोप्रोपाइल मिस्टीरेट, ठीक है। पहले में आता है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल के अंदर कितनी कैटेगरी, चार ऑयल आते हैं, फिक्स्ड ऑयल बोलते हैं इनको। कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सीसम ऑयल, ठीक है। किस टाइप के होते हैं? फिक्स्ड ऑयल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इन सबका नेचर कैसा होता है? केमिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया? यस सर। आपकी फ्रेंड ज्वाइन नहीं किया क्या अभी तक? ज्वाइन तो किया पर बोल नहीं रही है। एक स्पेशल मतलब एक ब्रैकेट बना के और लिख लो वहीं पे। वाटर मिसिबल में पैराफिन भी आता है, ठीक है। पैराफिन आता है पर इसको यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड इन पैरेंटल। क्यों यूज नहीं करते उसका भी रीजन लिख लेना, क्योंकि ये केमिकली क्या होते हैं, ये केमिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इतने प्योर होते हैं ये कि बॉडी में जाके डिग्रेड ही नहीं होते, बॉडी में जाके डिग्रेड ही नहीं होते। डिग्रेडेशन कैन नॉट पॉसिबल इन बॉडी। मतलब बॉडी में एंजाइम होती ही नहीं है जिनको जो प्योर हाइड्रोकार्बन्स को क्या करें, डिग्रेड करें। इसलिए पैराबीन को अवॉइड करते हैं, पैरेंटल में यूज ही नहीं करते। ये लिख लेना पॉइंट बना के। हो सकता है उसने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया अपने सामने कि बताओ ऐसा इनमें से व्हीकल्स दे दिए कि विच ऑफ द व्हीकल्स यूज्ड यूज्ड इन पैरेंटल, ठीक है। पैरेंटल दे दिया और उसने एक लास्ट में एक सेंटेंस डाल दिया, ठीक है, विच इज नॉट, ऐसा व्हीकल्स बताओ जो कि पैरेंटल में यूज नहीं होता, ठीक है। और ऑप्शन दे दिए उतने इतने सारे और उसमें पैराबीन भी आ गया, ठीक है। तो तुम किस पे टिक करोगे? पैराबीन पे टिक करके आ जाओगे। पैराबीन ऐसा व्हीकल यूज नहीं करते, किसमें? पैरेंटल में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रीजन भी पता चल गया क्यों यूज नहीं करते। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, प्योरली हाइड्रोकार्बन्स नेचर के होते हैं, बॉडी में डिग्रेड नहीं होते। अब लिक्विड पैराबीन से तुम्हें कुछ याद आया? कहाँ यूज करते हैं पैराबीन? मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, प्रैक्टिकल कभी किया हो, प्रैक्टिकल किया होगा तुमने। मेल्टिंग पॉइंट निकाला है कभी प्रैक्टिकल में? मेल्टिंग पॉइंट निकाला है? रोशनी, रिंकेश, अरे और मेल्टिंग पॉइंट नहीं निकाला? निकाले थे हम लोग। निकाला है ना। कैपिलरी में ड्रग भर लेते हैं, फिर इसको यस। थर्मोमीटर में बांध के एक लिक्विड में डिप करते हैं। वो लिक्विड कौन सा होता है? लिक्विड पैराबीन। इसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है,
ठीक है, इस वजह से ऐसा इसको बॉयल मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं लिक्विड पैराबीन को। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे व्हीकल्स कंप्लीट। ठीक है, नॉन एक्वस व्हीकल्स में बस इतना ही याद रखना था, जो नाम है वो याद रख लो, किस नेचर के होते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, बस। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कैटेगरी, ये तो व्हीकल्स थे जो ड्रग के साथ बनाने, मतलब जो एपीआई के साथ उसको एडमिनिस्ट्रेशन या कैरी करने में हेल्प करते हैं। पर इनके अलावा भी पेरेंटल में कुछ ऐसी चीजें डलती हैं जो कि यूजेबल हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, एक्सिपिएंट बोलते हैं। अब एक्सिपिएंट में पता है ना, एपीआई एपीआई क्या होता है, एक्सिपिएंट क्या होता है? रोशनी, रिंकेश, आंसर दो, पता है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, एपीआई अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि अपना ड्रग है, मेन ड्रग जो इफेक्ट करेगा बॉडी में। एक्सिपिएंट जो कि एपीआई को एक फॉर्मुलेशन बनाने में क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो Yes, ओरल sir. फॉर्मुलेशन हो, चाहे टैबलेट फॉर्म हो, कैप्सूल हो, कोई सा भी, ठीक है, फॉर्मुलेशन हो, उसमें उसको बनाने में हेल्प करती है। कैसे होते हैं, इनर्ट नेचर के होने चाहिए, हमेशा याद रखना। एक्सिपिएंट कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट नेचर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सिपिएंट कभी एपीआई से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तो ऐसे एक्सिपिएंट अपन यूज करते हैं। तो एक्सिपिएंट का समझ आ गया, एक्सिपिएंट क्या होते हैं। तो अब पेरेंट्रल को बनाने में कौन कौन से एक्सिपिएंट डलते हैं, तो सबसे पहले लिखो एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा डलता है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इसको अपन डिटेल में अपन देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या आता है। दूसरा लिख लो, ठीक है, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव्स। दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव। तो तीसरा लिख लो इसमें बफरिंग एजेंट। एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको। तीसरा, चौथा हो जाएगा अपना, ठीक है, टॉनिसिटी मॉडिफायर, टॉनिसिटी मॉडिफायर। ठीक है, ये चार एक्सिपिएंट अपन देखेंगे, ये सब इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ये एक्सिपिएंट क्या डालते हैं, अपने पेरेंटल को फॉर्मुलेशंस में बनाने के टाइम पे डालते हैं। हर एक चीज का अपना 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। रफ कर दूं? Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या चीज, एंटीऑक्सीडेंट्स को। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों पड़ गई, ये मेन क्वेश्चन आता है कि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों है। देखो, कोई सी भी ड्रग या कोई सा भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपोर्टेंस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि अपनी जो ऑक्सीजन है उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन वो रहता ही है। ये क्या करता है, जब किसी भी कंपाउंड से जाके कोई सा भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड वो ऑक्सीडाइज होना चालू कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज होना चालू कर देता है। ऑक्सीडाइज होता चालू हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। अब डिग्रेड से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं कि भाई अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज ना हो, मतलब कोई रिएक्शन ना कर ले ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से इंटरफेरेंस कर ले, जिसकी वजह से अपना प्रोडक्ट खराब ना होना चालू हो जाए। इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में भी क्लासेस होती हैं, यहाँ पे अपन सारी क्लासेस पढ़ेंगे। पहली क्लास आती है अपनी रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सी हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट पहला। दूसरा याद रखना, मटेरियल
which stop chain reaction, stop chain reaction। ठीक है। तीसरा हो जाएगा इसमें सिनर्जिक एजेंट, सिनर्जिस्टिक एजेंट। ठीक है। और चौथा हो जाएगा अपना चिलेटिंग एजेंट। कौन सा? चिलेटिंग एजेंट। ये सारे एजेंट अपन यूज करेंगे किसके लिए? टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए अपन ये सारे एजेंट्स का यूज करेंगे। अब हर एक एजेंट्स में कुछ एग्जांपल हैं जो कि अपने नेम के साथ, कैटेगरी के साथ याद रखने हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन से एजेंट आते हैं, मटेरियल स्टॉपिंग चेन रिएक्शन में कौन कौन से एजेंट आते हैं, सिनर्जिस्टिक एजेंट में कौन कौन से एजेंट आते हैं, और चिलेटिंग एजेंट में कौन से एजेंट आते हैं, ये अपने याद रखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करते हैं एक्चुअली में? ये रिड्यूस करा देते हैं। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट ये सब अलग टर्मिनोलॉजी है, जब तुम्हें ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाई जाएगी, जब डिटेल में बताएंगे। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? मतलब ऐसे एजेंट मैं बता देता हूँ। ये अपना क्या है? मेन एपीआई है, या फिर मेन एपीआई या मॉलिक्यूल है। यहां से क्या आई? ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन आई, इसको क्या करने? ऑक्सीडाइज कराने। पर ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? बीच में आके खुद रिड्यूस हो जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पर मेन एपीआई को कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर आता है, एग्जांपल लिख सकते चलो। पहला आ जाएगा अपना कौन सा? एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसमें सोडियम बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड। तीसरा हो जाएगा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है। और फोर्थ हो जाएगा अपना थायो यूरिया। ठीक है। क्लियर हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन से आते हैं केमिकल? एस्कोर्बिक एसिड हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, और थायो यूरिया हो गया। ठीक है। Yes, sir. दूसरा अपन ने पढ़ा था मटेरियल स्टॉप चेन रिएक्शन। मटेरियल स्टॉप चेन रिएक्शन। मटेरियल स्टॉप चेन रिएक्शन। इसके अंदर एग्जांपल लिख लो। एस्कोर्बिक एसिड ईस्टर, एस्कोर्बिक एसिड ईस्टर पहला। दूसरा हो जाएगा इसी में BHA। ठीक है। तीसरा हो जाएगा, अभी फुल फॉर्म बता दूंगा, BHT। फोर्थ हो जाएगा अपना इसमें टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल। ठीक है। टोकोफिरॉल को विटामिन ई भी बोलते हैं। ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लो। ब्यूटायरेट हाइड्रो ब्यूटायरेट ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी एनोसिन और ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसका फुल फॉर्म तुम नेट पे चेक कर लेना। ठीक है। एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ। पर अभी फुल फॉर्म ऐसे ही लिख लो। BHA को बोलते हैं ब्यूटायरेटेड। इसके शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म से ही बनता है, पर कभी फुल फॉर्म से पूछ लिए तो हमें आना चाहिए। ब्यूटायरेटेड, ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सिल एनोसिन, और जिससे टी से हो जाएगा टोलुइन। इसका नेट से चेक कर लेना एक बार।
BHT और BHA का फुल फॉर्म। ओके ठीक सर। है, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सिल NOCN और ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ये हो जाते हैं तुम्हारे मटेरियल स्टॉप चेन रिएक्शन। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, यदि पूछा उसने, वो पूछेगा कि टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिड्यूसिंग एजेंट। चार ऑप्शन दे देगा आपके सामने और पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। तो तुम्हें यदि ये एग्जांपल याद है, तुम तुरंत तुरंत टिक कर दोगे हाँ ये वाला एग्जांपल। या फिर उसने पूछ लिया मटेरियल स्टॉप चेन रिएक्शन में से कौन सा एजेंट है, तो तुम्हें पता है कि तुमने ये सब पढ़े हैं, BHT BHA टोकोफेरॉल या एस्कोर्बिक है, तुम इजिली टिक कर दोगे कि ये क्वेश्चन बनता है या फिर ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे टिक कर दो। ठीक है, रफ कर दे। यस सर। आज सब जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ याद करने वाली चीज है, समझने वाली आज कोई चीज नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज में आता है अपना कौन सा था, सिनर्जिक एजेंट, सिनर्जिस्टिक एजेंट। सिनर्जिस्टिक एजेंट होते हैं ऐसे एजेंट जो कि रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो एजेंट सिनर्जिस्टिक एजेंट होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल हो जाएगा एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तीसरा हो जाएगा सिट्रिक एसिड और फोर्थ हो जाएगा अपना कौन सा, जो भी ऑर्गेनिक एसिड आते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये कैसे एजेंट्स होते हैं अपने सिनर्जिस्टिक एजेंट्स के अंदर। लास्ट बचता है अपना कौन सा, चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट में एक ही नाम याद रखना है तुम्हें, EDTA। EDTA जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये एक्चुअली में ऑक्सीडेशन को स्टॉप नहीं करते, क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। लिख लो वाली ये वाला, स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है कि EDTA का फुल फॉर्म याद करोगे। कॉम्प्लेक्सोमेट्री में बहुत डिटेल में दिया है EDTA के बारे में, वहां तो तुम्हें पढ़ा ही जाएगा। ठीक है, पर तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि EDTA का फुल फॉर्म याद करके आओगे, या फिर पता होना चाहिए कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्चुअली में EDTA ही इसका फेमस नाम है, पर इसका फुल फॉर्म से जितना ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो इसके शॉर्ट फॉर्म से ही आएगा EDTA। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो गूगल करोगे, कहीं से भी करोगे, EDTA का फुल फॉर्म देखकर यहाँ पे मेंशन कर दोगे EDTA ये होता है। डिटेल्स में वैसे तो बता ही जाएगा तुम्हें कॉम्प्लेक्सोमेट्री के टाइम पे EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यदि अपन एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लो नोट डाउन करके या फिर स्टार लगा के कहीं ब्रैकेट में, यदि अपन इनर्ट इनर्ट एनवायरमेंट बनाना हो, किसी के अंदर इनर्ट एनवायरमेंट बनाना हो, जैसे कंटेनर वगैरह कहीं भी, तो अपन क्या यूज करते हैं, कौन सी गैस यूज करते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। ठीक है, यदि अपने कहीं पे इनर्ट एनवायरमेंट बना रहे हो, या कोई चैम्बर हो, या कोई रूम हुआ, या कोई कंटेनर हुआ, वहां पे अपन इनर्ट एनवायरमेंट बनाना है, तो अपन किस गैस का मोस्टली यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। प्लीज 2 सेकंड ना।
ठीक है रिंकेश? रिंकेश यस सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? जी। नो। ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी? प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे, प्रिजर्वेटिव के तौर पे कौन सा एजेंट यूज करते हैं? तुम पढ़ चुके हो, प्रिजर्वेटिव के तौर पे कौन सा एजेंट यूज कर रहे थे? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स था ना, बैक्टीरियोस्टैटिक्स में बेंजाइल, तो वही क्या होता है? प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, जी। इसमें एक और याद रख लेना, प्रिजर्वेटिव में यदि ऑप्थेल्मिक में अपन ऐसा प्रिजर्वेटिव डालेंगे, ऑप्थेल्मिक में प्रिजर्वेटिव अपन यूज करेंगे, तो उसमें यूज करते हैं बेंजाइल क्रोमियम क्लोराइड। मार कर लो इसको स्टार। मैंने मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने क्वेश्चन देखा है, ठीक है, प्रैक्टिस करते टाइम में कहीं भी ये मतलब मुझे याद है कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, या पूछते हैं कि ऑप्थेल्मिक में प्रिजर्वेटिव के तौर पे कौन सा एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, बेंजाइल क्रोमियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? जी सर। यहाँ पे अपन कौन कौन से एजेंट देख लिए? दो, पहला ये देखा बेंजाइल अल्कोहल, यदि ऑप्थेल्मिक में अपन यूज करेंगे तो बेंजाइल, क्योंकि ऑप्थेल्मिक भी पेरेंटल के अंदर आता है, ये हमेशा याद रखना, ऑप्थेल्मिक भी पेरेंटल के अंदर आता है। प्रिजर्वेटिव कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बफरिंग एजेंट की। बफरिंग एजेंट किस लिए यूज करते हैं? तुम्हें कोई आइडिया है? बफर नाम सुना होगा तुमने, तो बफर एजेंट क्यों यूज करते हैं? कोई आइडिया है? बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे? कुछ भी जो तुम्हें पता हो वो सब चलेगा, बताओ। बफर का नाम सुना होगा तुमने, बफर बहुत सुना होगा प्रैक्टिकल करते टाइम, बफर जी सर। बफर। जी तो सर। क्या इसमें होता है एक्चुअली में? मेंटेन करता है। इन्वायरमेंट मेंटेन करता है, ठीक है, यस कुछ सर। हद तक सही है, और थोड़ा और सही करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो एनवायरनमेंट में तो टेम्परेचर भी आता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी आती है, ठीक है, जी सर। पीएच भी मेंटेन कर, पीएच की भी बात हो सकती है। तो एनवायरनमेंट में तो बहुत सी चीजें आती है, और स्पेसिफिक करो, सही जा रहे हो, थोड़ा और स्पेसिफिक करो। चलो हिंट दे दिए, 3 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा हो सकता है? किसको मेंटेन करने के लिए? ह्यूमिडिटी। पीएच मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अब मत भूलना जी। कभी। ठीक है, जी। बफर को किस लिए यूज किया जाता है? कि अपन उसका इसको पीएच मेंटेन मेंटेन करना। करके रख सकते हैं। ठीक जी। है, अब पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पीएच में तुमने पढ़ा होगा एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, ठीक है, पढ़ा होगा एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, ये भी डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं बताते चलूंगा, जब भी आगे कंटिन्यू चलेंगे बताते चलूंगा। अभी जितने यहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा वो उतना उतना अपन यहाँ कवर करते हैं, क्योंकि पेरेंटल बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर्स यूज करते हैं, लिख लेना वहां पे, पीएच को मेंटेन करने के लिए
क्या यूज करते हैं अपन? बफर का यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने पीएच मेंटेन करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? पीएच मेंटेन करना क्यों है? उससे फायदा क्या होगा अपना? कोशिश करो, गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा और क्या होगा। सोचो कहीं सही आंसर दे दिया तो कितना कौन मजा आएगा, मतलब कितना कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ मुझे आता था, बोल दिया। जो भी लगता हो कि सर इसलिए पीएच के लिए बफर डालते हैं, या पीएच चेंज होने से ये हो सकता है। जब मैं तुम्हें डिटेल में पीके वैल्यू पढ़ाऊंगा ना, पीके वैल्यू, जब तुम्हें पता चलेगा कि पीएच कितना इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्टीशन कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट जब पढ़ाऊंगा, पीके वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच का बहुत इंपोर्टेंट रोल। अभी इतना समझ लो, किसी ड्रग का, कोई ड्रग है, उसका पीके वैल्यू सपोज 3 है, मतलब 3 पीएच पे उस क्या होगा, वो ड्रग 50% अनआयोनाइज रहेगी और 50% कैसी रहेगी? आयोनाइज रहेगी। ठीक है, अनआयोनाइज रहेगी और 50% कैसी रहेगी? अनआयोनाइज रहेगी। ठीक है, पीके वैल्यू, पीएच का इंपोर्टेंस बता रहा हूं जस्ट फॉर एक एग्जांपल के तौर पे। सोचो, यदि मैं इस 3 पीएच जो पीके वैल्यू 3 है, इसका पीके मतलब पीएच बढ़ा के मैं 4 कर दूं, तो यहां पता है तबाही आ जाएगी। कैसे आ जाएगी सुनना। ऐसे ड्रग को मैं बेसिक की तरफ ले जा रहा हूं, तो इसका आयोनाइजेशन फैक्टर बढ़ जाएगा, और कितने से बढ़ेगा पता है? सीधा यहाँ अनायोनाइज ड्रग कितनी बचेगी? 10% बचेगी। ठीक है, और यहाँ पे 90% ड्रग कैसी हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। देखो, पी के वैल्यू जब 3 था पीएच पे, तो कितना था? 50-50 था, और एक पीएच बढ़ाने पर ही देखो कितना चेंज आ गया, 10% और 90% सीधा चेंज आ गया आयनाइज और अनायनाइज का। तो पीएच बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से अपन बफर्स डालते हैं कि ये पीएच चेंज ही ना हो। कोई भी सरकम, मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो पीएच को चेंज कर सकते हैं। वो पीएच चेंज ना कर सके इसलिए अपन अब क्या डालते हैं? बफर्स डालते हैं। इतना क्लियर हो गया कि बफर्स क्यों यूज कर रहे हैं अपन? इनकेस इनकेस आवाज आ रही है? जी जी सर। क्लियर हुआ कि दोबारा बताऊं पूरा अच्छे से? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखो, बफर्स डालते हैं पीएच को मेंटेन करने के मेंटेन लिए। करने के लिए, यस सर। ठीक है, मेंटेन, यहां तक क्लियर हो गया जी कि अपना जो पीएच है वो चेंज ना हो सके। कोई कोई से फैक्टर हो सकते हैं, मैं अभी फैक्टर्स बताऊंगा तो डिटेल में अपन मतलब थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये फैक्टर क्या कर सकते हैं, पीएच को चेंज कर सकते हैं। तो जी पीएच चेंज ना हो इसलिए अपन बफर्स डालना है। अब मैं तुम्हें बता रहा था कि पीएच कितना इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है एक ड्रग मॉलिक्यूल्स के आयनाइजेशन और अनायनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां देखो NaCl है, ये कैसा फॉर्म है इसका? अनायोनाइज फॉर्म है। ठीक है, और Na अलग कर दूं और Cl अलग कर दूं तो ये कैसा हो गया? आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड। फॉर्म है। ठीक है, ये तो पता है तुम लोगों को। जी अब जी सर। सपोज कोई ड्रग है, उसका पीके वैल्यू, पार्टीशन कोफिशिएंट कितना है? ठीक है, डिसोसिएशन कोफिशिएंट कितना है? 3 है, मतलब 3 पीएच पे वो ड्रग 50% आयोनाइज रहेगा, 50% अनायोनाइज रहेगा। और यदि मैं 3 पीएच से उसको 4 पीएच कर दूं, तो देखो अनायोनाइजेशन फैक्टर कितना बचा? 10% बचा, और आयोनाइजेशन 10%। फैक्टर कितना हो गया? 90% 90%। हो गया। तो देखो, ड्रग का पूरा नेचर ही चेंज हो गया जी कि सर। एक पीएच बढ़ाने पे कितने सारी देखो चेंजेस आ गए। ठीक है,
और तुम्हें पता होना चाहिए अनायोनाइज ड्रग सबसे ज्यादा में एब्जॉर्ब होती है। तो अपन कोशिश करते हैं ड्रग कैसी रहे, अनायोनाइज फॉर्म में रहे। अनायोनाइज्ड है। ठीक है, क्यों अनायोनाइज फॉर्म में रहे? जो अनायोनाइजेशन फॉर्म होता है वो लिपिड में सॉल्युबल होता है। आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में दूसरे चैप्टर में, जब डिसोसिएशन कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट ये सब डिस्कस करेंगे ना, जब बताऊंगा मैं इनको। ठीक है, और अपन जब नेक्स्ट क्लास में शायद तुम्हारे में एक सब्जेक्ट आएगा बायोफार्मास्यूटिक्स करके। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी अपन। बायोफार्मास्यूटिक्स में अपन ने पूरी चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं, जो भी मोड ऑफ एक्शंस होते हैं अपने ड्रग को एब्जॉर्ब करने के, कौन कौन से मैकेनिज्म से ड्रग एब्जॉर्ब होती है, सब पढ़ना पड़ेगा अपन। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस घबराना नहीं है और अच्छे से चलना है। एक बार की वो बात सुनाता हूँ तुम लोगों को, लिक्विड पैराफिन से मुझे याद आई थी जब मैं सुनाया नहीं। मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे कॉलेज में। ठीक है, तो जब भी केमिस्ट्री मेरी सबसे ज्यादा वीक थी, मैं तुम्हें पहली क्लास में बताया था। जी सर। तो जब मैं कोई भी क्वेश्चंस पूछता था या वो क्वेश्चंस पूछते तो मैं उनका आंसर देता था, पर मैं उनको पर्सनली जब क्लास में जाता था उनकी, या मतलब पर्सनली मिलता था या लैब में जब हम मिलते थे, तो मैं सर से पूछता था कि सर केमिस्ट्री नहीं आती, केमिस्ट्री सिखा दो। ठीक है। जी। वो सर इतना हंसते थे मेरे पे कि भाई तू हर चीज का आंसर देता है, हर चीज तो आती, फिर तू ऐसा क्यों बोलता है कि तुझे केमिस्ट्री नहीं आती? मैंने कहा सर जितना पढ़ाते उतना तो आ जाता है, पर मैं खुद का दिमाग नहीं चला पाता उसमें। तो टीचर को मैं इतना रिक्वेस्ट करता था, सर केमिस्ट्री सिखा दो, केमिस्ट्री सिखा दो। टीचर मुझे हमेशा मजाक समझता था कि इसको केमिस्ट्री आती है, पागल सर बनाने आ खुद का जाता है। दिमाग हम लोग भी नहीं लगा पाते सर। केमिस्ट्री यार एक्चुअली में बहुत टफ चीज है, मतलब मैं एक्चुअली मुझे लगती है इसलिए क्योंकि, और पता है किसी किसी केमिस्ट्री में इतना अच्छा शार्प दिमाग होता है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा जब सर। हम कोचिंग कोचिंग करते थे तो बड़े मजेदार किस्से हमारे। कोचिंग करते थे तो टीचर पढ़ाता था और हम बैक बेंचर थे। अंकित अंकित भी वगैरह भी बैक बेंचर थे। बीच में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते थे, बहुत सारे। ठीक है, हाँ। तो हम क्या करते थे, यहाँ बैठते थे। क्या हो गया? हम ग्रुप में नहीं लिखे हैं, हम वही लिखे हैं कि आई नहीं वाई रहेगा वहाँ। मेरे में आई आई था एक जगह देखे ना, तो वहाँ पे रोशनी कंटिन्यू करें? रोशनी ने तो आज कुछ एक भी जवाब नहीं दिया, कुछ इंटरेक्शन ही नहीं किया। रोशनी ऐसा तो नहीं है मोबाइल रख के कहीं चले गए? रोशनी, रोशनी आवाज सुन रहे हो? कंटिन्यू करूं क्या मैं पढ़ाना? हेलो। हाँ रोशनी। गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग। क्या हो गया, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, कुछ काम है क्या, मतलब कि बस ऐसे ही कुछ मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का? नहीं सर, वो सिस्टर आ गई थी ना, पूछ रही थी वो मेरे नाम में कुछ गलत हो गया था, तो कह रही है कि उसको सही करवा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा और डिस्कस करते हैं, फिर कंप्लीट करके अपन फिनिश अप करते हैं। फिर 2 दिन की छुट्टी रखनी पड़ेगी, क्यों? ट्रायल जी है सर, क्या क्योंकि तुम्हारा एथलेटिक्स का?
क्या सर? एथलेटिक्स का ट्रायल है क्या? अरे सर वही गेम वाला, कल जाना है सर, कल और परसों 2 दिन तो इसलिए छुट्टी लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से खेलना, अच्छे से परफॉर्मेंस करना। ठीक जी है। सर। जी सर, जब डर भी लग रहा क्लास, है वहां पे। सर डर डर लग डर रहा है नहीं कि तो नहीं है, अल्टीमेटली देखो डर नहीं तो नहीं है। पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली देखो, देखो डर तो सर यही सोच रहे ऑब्वियसली ना, बात है। सर यही सोच रहे ना कि मतलब यहाँ पे तो अपने कॉलेज में आ गए हैं फर्स्ट, लेकिन वहां पे पता नहीं क्या होगा, वहां पे कितने बच्चे रहेंगे, कितना तेज दौड़ेंगे, यही सब सोच रहे हैं ऐसा तो भी डर लग ऐसा रहा है भी कि। तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलेज में भी तो कंपटीशन हुआ होगा। ऐसा थोड़ी है ना कि कॉलेज में भी कंपटीशन ना रहा होगा। तब तुम वहां क्लियर आउट कर सकते हो, तो इस विश्वास से जाओ ना कि सेम हो सकता है कि उसी लेवल का कंपटीशन मिले, या फिर उससे जी गिरा हुआ कंपटीशन भी तो हो सकता है। जरूरी है कि बड़ा हाई कंपटीशन ही मिलेगा। सर, अच्छा अपन हुआ इस जो आप बोल रहे हैं। सर आप जो बोल रहे हैं वही हो, खुश हो जाएंगे सर, वही क्योंकि है, सर वही पहली है। बार जा मत रहे मैं हैं इसलिए सर। देखो, तुम यार 1600 मीटर रनिंग करते हो, 1600 मीटर हर कोई रनिंग नहीं कर पाता, तो आधा तो कंपटीशन वहीं चला गया। ठीक है, जी मुझे एक बात बताओ, 1500 मीटर की रनिंग की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, 1500 मीटर की रनिंग बात कर रहे हैं, तो 1500 मीटर तो बहुत होता है, इतना तो कैपेसिटी नहीं रहती। जी सर। ठीक है, इस सोच से जाओ, पॉजिटिव सोच से जाओ कि यदि ऐसा हुआ तो क्या ऐसे ऐसे होगा, तो अपन पॉजिटिव सोच सकते हैं ना, नेगेटिव क्यों रहे हैं अपन? क्योंकि अल्टीमेटली नेगेटिव सोचने से कुछ ऐसा तो है नहीं प्रॉफिट मिलेगा। सर ठीक है, पता तो नहीं बी क्यों, लेकिन पॉजिटिव। मेरा पॉजिटिव, सर पॉजिटिव सोचने से पहले हम निगेटिव ही सोचने लगते हैं, पता नहीं कि ये आदत हो गया है सर। एक्चुअली में क्या है कि अपना जो माइंड है ना, वो तुम्हारी गलती नहीं है। जो अपना माइंड है ना, वो ऐसे ही काम जी करता है। जो माइंड की जो कंडीशन है ना, वो हमेशा सर, डिफेंस मोड की कोई होती है। सर हम कोई भी काम करते सर, मतलब अच्छा सोचने से पहले हम बुरा सोच लेते कि अगर ये करेंगे तो कहीं ये गलत हो गया, वो गलत, ये नहीं सोचेंगे हाँ करेंगे सही होगा क्यों नहीं। तो वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक्चुअली जो माइंड है ना अपना, वो डिफेंस स्टेट पे बहुत जल्दी जाता है, बचाव की स्थिति में बहुत जल्दी जाता है। तो वो सारे जी फैक्टर्स अपन सोचने लगते हैं कि यार ऐसा नहीं हुआ तो उसके बैकअप प्लान्स क्या होंगे, यदि ऐसा हो गया तो क्या कंडीशंस बन सकती है। पर पता है, ऐसा सोच के अपन क्या करते हैं, अल्टीमेटली नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और ना करते हुए भी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुमने जी देखा होगा, जब तुमसे बोला जाए यार ये काम अच्छे से करना, तो तुम बहुत प्रिसाइसली काम करते हो, फिर भी गलत कर देते होगे गलत हो जाता है, या सही बात है गलत हो सर। जाता। तो तुमसे बोलते होंगे कुछ काम ढंग से नहीं करते, बोला है अच्छे से करो, फिर भी ये होता है, घर पे बहुत बार होता है, मुझे बहुत डांट पड़ती जी थी। सर, इसके लिए हम भी डांट एक्चुअली खाए हैं सर कि मतलब तुम करने से पहले डर जाती हो, तुम अच्छा सोचने से पहले तुम गलत सोच के बैठी रहती हो, वही ऐसा नहीं है सर। वही चीज है, पता है, एक सोच का फर्क होता है। जब कोई भी काम करो ना, देखो ऐसा नहीं है कि एकदम मैं तुमसे बात बोलूं और तुम्हारे माइंड में बात बैठ जाए और एक्चुअली में तुम अगले दिन से ही वो काम कर। पर कोशिश करो कि कोई भी काम चालू करने से पहले या फिर स्टार्ट कोई नया काम करने से पहले, ठीक है, ये कभी मत सोचो कि इसके ड्रॉबैक क्या होंगे। थोड़ा रुको, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट रुक के ये सोचो कि इससे मेरा फायदा क्या होगा। ठीक है, जी सर। तो एकदम ये हैबिट हैबिट नहीं आएगी, एकदम हैबिट नहीं आएगी। ये धीरे कर करके डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली नेगेटिव सोच के अपन खुद को प्रिसाइज कर लेते हैं, बंधन में जकड़ लेते हैं। रहता है ना, बंद बंद से लगते हैं और फिर वो हो ही जाता है गलत। इस वजह से जी सर। एक सोच का फर्क सर है, सिर्फ एक होता है सोच ना, का फर्क सर होता है ना कि मतलब अंदर से मन करेगा कि हाँ करें, हम भी हम करेंगे है। करेंगे, हाँ लेकिन हाँ, अब वही जाने के बाद फिर पता नहीं क्यों डर सा आता, निगेटिव तुरंत सोचने लगते हैं कि हाँ अगर करेंगे भी तो कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना तो हो जाए, सवाल वो मन जाए। में अब उठता है। कभी भी ऐसे विचार हो ना, तो 5 मिनट के लिए रुकना और पूछना खुद से कि यह मैं सोच रही हूँ जो, क्या ये मेरे लिए एक्चुअल में वर्थ करता है कि नहीं करता। क्योंकि देखो डिफेंस पे जाना अच्छी बात है, पर डिफेंस का सोच के अपन एक बंधन में बंध जाए, जकड़ जाए, ये सही नहीं है ना फिर।
वो सही काम नहीं जी होता एक्चुअली में, जो काम होना चाहिए वो 100% आता नहीं। तो कभी भी कोई भी काम करते जाओ तो ये सोचो कि यार अब जैसे तुम कल खेलने जा रहे हो, तो ये सोच जी के जाओ यार इतना कंपटीशन होगा, इतने लोग आएंगे, अलग अलग कॉलेज से लोग आएंगे, क्या रेस होगी, क्या माहौल हो, क्या सीखने को मिलेगा। यदि हार के भी आई तो कम से कम ये तो है कि मैं इतने इतने यहाँ तक पहुंची। समझ रहे हो ना, तुम इस लेवल जी पे पहुंच चुके हो कि तुम कॉलेज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, तो ये सोच के जाओ कि यार मुझे चांस मिला है कि मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। ठीक है, इतने सब कुछ मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हार जीत मायने नहीं रखती, हार जीत मायने नहीं रखती। मायने जी रखता सर। है कि तुम आप बन के क्या लाए वहां से एक्चुअल में। जीपैड निकलना नहीं निकलना मायने नहीं रखता, आपको पता है। जी मायने रखता है कि तुम जीपैड करते टाइम आपने लाइफ को कैसे जिया। ठीक है, आपने क्या जी सीखा। ठीक है, जी आपने सर। क्या सीखा, आपने क्या खोया उस पीरियड में। ठीक है, आपने क्या खोया, क्या सीखा। ठीक है, लाइफ को एक बैलेंस कंडीशन में बनाना सीखा। अच्छे से दिल से प्रिपेयर करोगे ना, 2-3 घंटे भी अच्छे से पढ़ोगे, सुकून मिलेगा, अरे यार आज मैंने इतना कवर किया। तो लाइफ में एक बैलेंस बनाना सीखोगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेहनत करना सीखो। ठीक है, क्या सीखोगे, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना सीख जाओगे। जब हार्ड वर्क करना सीख जाओगे तो तुम्हें कोई भी टास्क दे दिया जाए ना, तुम ये बोलोगे कि नहीं मैं नहीं डरती, मैं कर लूंगी। क्योंकि अल्टीमेटली एक एग्जाम पास और फेल पे डिपेंड नहीं है, आपको सीखा क्या रहा है लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। यार इतनी चीजें सीखने को मिली। ठीक है, एक एग्जाम की वजह से। ऐसी ही आपकी कल रेस है, तो हार या जीत मायने नहीं रखेगी। आप वहां पहुंचे ये मायने रखता है कि आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उस लायक हो कि आप उस कॉलेज को रिप्रेजेंट करने लायक बने हो। ये मायने रखता है। हारे, क्या गलती से हारे, अगली बार आओगे तो क्या नहीं रिपीट नहीं करना है। ये सब चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, जी सर। तो एक सोच का फर्क है, एक सोच का। यदि एक सोच तुमने पॉजिटिव वे में सोच लिया, उसी टाइम जब नेगेटिविटी सामने आएगी तो पॉजिटिव तरफ गल चले गए, तो समझ जाना कि तुम्हारा माइंड स्थिर रहेगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर माइंड का नेचर है हमेशा नेगेटिव की तरफ ले जाएगा, पर कोशिश करना कैसे भी पॉजिटिव लाओगे। ठीक है, जी अपन कर रहे थे बात किसकी, बफरिंग एजेंट की। एजेंट। ठीक है, क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब पीएच चेंज किन किन फैक्टर की वजह से हो सकता है, पीएच चेंज किन किन फैक्टर की वजह से आ सकता है, ये देखेंगे। देखो, पहला पॉइंट याद रखना ना कि हो सकता है किसी गैस की सॉल्युबिलिटी हो जाए। क्या हो जाए, सॉल्युबिलिटी हो जाए किसी गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। चाहे वो कौन हो सकता है, CO2 हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अमोनिया गैस हो सकती है। ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो गैस क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए अपने कंपाउंड के साथ, वो क्या कर सकते हैं, पीएच को चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। लीचिंग, लीचिंग फ्रॉम कंटेनर, लीचिंग फ्रॉम कंटेनर। जैसे कि तुमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, तुमने कंटेनर लिया, उसमें अपना क्या रखा, फॉर्मुलेशन रखा। हो सकता है इस कंटेनर से लीच कर करके कुछ निकल रहा है, क्या हो, इस कंटेनर से लीच करके कुछ निकल आए। ठीक है, अब ये लीचिंग कुछ भी हो सकता है, एल्कलाइन नेचर का हो सकता है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर का ही होता है, जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो उसमें पता पता कर लेना। एल्कलाइन नेचर का होता है, लीचिंग होती है, एक्चुअल में लीचिंग होती है। ठीक है, कंटेनर अभी डिस्कस करेंगे तो पूरा क्लियर कराऊंगा। एल्कलाइन नेचर कैसी लीचिंग हो गई,
ठीक है, सोडियम पोटेशियम वगैरह कुछ भी जो ग्लास बनाने के टाइम पे जो मटेरियल यूज करे थे वो लीच करके यहाँ आने लगे, तो क्या हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, लीचिंग ऑफ द कंटेनर क्या बन सकता है, पीएच को चेंज करने वाला बन सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, हो सकता है कि डिग्रेडेशन होना चालू हो जाए। यदि ड्रग का डिग्रेडेशन चालू हो गया या फिर केमिकल रिएक्शन चालू हो जाए, ठीक है, रिएक्शन चालू होने के वजह से भी क्या हो सकता है, पीएच चेंज हो सकता है। ठीक है, ये तीन फैक्टर याद रख लो, इनके वजह से क्या हो सकता है कि अपना पीएच चेंज हो सकता है। अब इनको पीएच को रोकने के लिए, चेंज ना हो, अपन क्या करते हैं, बफर एजेंट डाल, ठीक है, बफर एजेंट डाल, जी सर। ठीक है। जी। एक पॉइंट लिख लो ब्रैकेट बना के कहीं पे भी, जो पीएच ऑफ द इंजेक्शन is adjusted to such a value, ठीक है, such a value on which rate of degradation is minimum। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी फिजियोलॉजिकल। इतना लिख लो, इसका मतलब मैं समझाता हूं। देखो क्या है, जो पीएच है उसको ऐसे मेंटेन किया जाता है कि अपनी जो मेन एपीआई है ना, मेन फॉर्मुलेशन या एपीआई फॉर्मुलेशन में एपीआई, उसका पीएच ऐसे मेंटेन करा जाता है जिसका डिग्रेडेशन उस पीएच पे सबसे कम हो। ऐसा पीएच जिस पे डिग्रेडेशन रेट सबसे मिनिमम हो, ऐसा पीएच सेट किया जाता है। ऐसा पीएच चेंज नहीं करेंगे जो कि पीएच सिर्फ डिग्रेडेशन रेट पे ही पीएच सेट करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी के वजह से पीएच को मेंटेन नहीं किया जाता, पीएच को सेट उसी पे करेंगे यहाँ पे अपनी अपनी फॉर्मुलेशन या ड्रग का डिग्रेडेशन सबसे कम हो। आ गया समझ में? जी सर। ठीक है, बॉडी के हिसाब से पीएच को मेंटेन नहीं किया जाएगा, पीएच को मेंटेन किया जाएगा जहां डिग्रेडेशन सबसे कम हो फॉर्मुलेशन की। ठीक है, मतलब फॉर्मुलेशन को देखा जाएगा कि उसकी जो डिग्रेडेशन है वो बहुत कम हो, बॉडी को नहीं देखा जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड को नहीं देखा जाएगा। देख भी सकते हैं पर मेन चीज है फॉर्मुलेशन पे डिग्रेडेशन मिनिमम हो, उसको देख। एग्जाम्पल लिख लो, एसीटेट बफर, फॉस्फेट बफर, ब्यूरेट बफर। ब्यूरेट बफर ऑप्थेल्मिक में यूज करते हैं। ठीक है, इसको और याद रख लेना, ए से याद रखना एसिडिक नेचर का होता है, ये बी से याद रखना ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक फॉर्मुलेशन में अपन एसिडिक एसीटेट बफर यूज करेंगे, बेसिक के लिए अपन ब्यूरेट बफर यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रेंज में रहता है। जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। यस। हाँ, लास्ट बचता है अपना कौन सा, टॉनिसिटी। टॉनिसिटी मॉडिफायर।
ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं टॉनिसिटी मॉडिफायर को, पर फिर भी मैं बता देता हूं। टॉनिसिटी मॉडिफायर में अपन ने NaCl पढ़ा था, ठीक है। टॉनिसिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कंडीशंस बताई थी। यदि हाइपोटोनिक होगा तो सेल कैसे हो जाएंगे, स्वॉलो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, आइसोटोनिक होगा तो सेल के साथ कुछ नहीं होगा, और हाइपरटोनिक होगा तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बताया था, सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसलिए टॉनिसिटी मॉडिफायर डाले जाते हैं कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो आइसोटोनिक बनाई जा सके, ठीक है। टॉनिसिटी किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करती है। तो टॉनिसिटी को बैलेंस करने के लिए याद एग्जांपल लिख लो, कौन कौन से अपन यूज करते हैं। NaCl का यूज करेंगे, कितना परसेंट बोलो। 0.9 वेट बाई वॉल्यूम। हाँ, दूसरा लिख लो। दूसरा होता है अपना कौन सा, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज 5%, 5% वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा लिख लो, बोरिक एसिड, ब्रैकेट में बंद करके लिख देना, ऑप्थेल्मिक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्थेल्मिक के लिए यूज करते हैं। हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको याद रखना ही रखना है। टॉनिसिटी मॉडिफायर में अपन ये 3 एग्जाम्पल याद रख लो, ठीक है। NaCl बहुत क्वेश्चन बनता है, डेक्सट्रोज से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ऑप्थेल्मिक के लिए बोरिक एसिड से बहुत क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया? जी। ठीक है। अब अपन देखेंगे टॉनिसिटी मॉडिफायर डाल दिए तो इनके टेस्ट लगाने पड़ते हैं कि भाई टॉनिसिटी जो अपन मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्या वो टॉनिसिटी मेंटेन हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो इसको इवैल्यूएशन करते हैं, इसका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन में 2 टेस्ट लगाते हैं, पहला होता है इन विट्रो और दूसरा होता है इन विवो। अब इन विट्रो और इन विवो में बताओ क्या होता है, इन विट्रो मतलब क्या होता है, इन विवो मतलब क्या होता है, कोई भी आइडिया हो? सर पता है, लेकिन सर उल्टा, सर इसमें हम उल्टा कर देते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं सर। तो क्या बताना, सीधा कर दूंगा, आप बताओ। सर इन विट्रो मतलब सर जो बॉडी बॉडी में मतलब बॉडी में लेते हैं उसका जो एक्शन शो होता है वो चेक करते हैं, और जो इन वाइवो होता है वो सर हम लोग लैब में परफॉर्मेंस करते हैं। उल्टा कर दो इसका आप तो। ठीक है। सर हम उल्टा ही चलते हैं, उल्टा लग रहा है पैदा हुए थे। इन विट्रो इन विवो, देखो विट्रो, विट्रो मतलब ही बाहर होता है, ठीक है। लिख लो इसको कहीं ना कहीं, कोई ट्रिक या कुछ ऐसा बना लो जिससे तुम्हें ऐसा फील हो, इन विट्रो सुनती ही बाहर याद आए। बाहर जो एक्सपेरिमेंट फिजिकली परफॉर्म करेंगे उसको इन विट्रो कहते हैं, इन विवो शरीर के अंदर वाला। अब कभी मत भूलना, कोई ट्रिक बना लो, मुझे एक्चुअली में नाम से याद थे इसलिए कभी जरूरत नहीं बनी ट्रिक की। जी सर। लोग देखते हैं कुछ इन विट्रो,
कोई लोकल भाषा में कुछ भी जो तुम्हें लगता हो इनविट्रो जैसा साउंड करता हो, जो जिसका मतलब अपन बाहर या स्टोरी बना सके। जी सर। हम्म। ऐसे ट्रिक बना लो। जो वीवो होते हैं, वीवो मोबाइल आते हैं, जी सर। वीवो के मोबाइल आते हैं, जी। ठीक है। बड़े दिल के पास रहते हैं, दिल के अंदर रहते हैं, दिल के अंदर अंदर रहते रहता है। हैं, ठीक है, आगे समझ। तो वीवो जो मोबाइल है वो दिल के अंदर रहता है, मतलब बॉडी के अंदर की बात हो, ठीक है। आजकल जी। तो मोबाइल ही सब कुछ है, जी सर। बिना मोबाइल के कुछ है ही नहीं है। पता है जब मैं, मुझे पता पहला मोबाइल कब मिला था? मुझे पहला नहीं सर। मोबाइल मिला था जब मैं 10th क्लास पास आउट करके बाहर पढ़ने गया जी था। मैं सर। कम से सर कम, हाँ बोलो। सर कह रहा है हमको मिला था यहाँ आने के, गोरखपुर आने के 6 महीने बाद मिला था। अच्छा, जब पता है मुझे मोबाइल मिला था जब मैं 10th तक तो मैं घर पे पढ़ाई किया, और आज से कम 4 साल वो, 2 साल वो, 6 और 7 साल हो गए घर से बाहर रहते जी। रहते। तो जब मैं 10th से बाहर निकला था तो मुझे बढ़िया से एक मोबाइल दिया था पापा जी ने, नोकिया मोबाइल दिया था, उसमें वैसे ऐसे बटन लगी रहती, ठीक है। उसमें जी सर। एक खास बात थी, उसमें रेडियो चल जाता था। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं 1 बजे स्कूल से आता था, अपना लंच लेता था, ठीक है, मतलब लास्ट लास्ट में क्या था कि लंच घर से आने लगा था, नहीं वैसे मैं खुद बनाता था, और बढ़िया मैं लंच खोलता और मोबाइल में ईयरफोन लगा के 15 मिनट का शो आता था। 15 मिनट का शो आता था, उसमें सिर्फ 3 नए गाने आते थे। कितने नए गाने आते थे? 3 नए गाने। शो का नाम था लव, फेयर एंड लवली करके कोई शो आता था, जिसमें 3 नए गाने आते थे। वो 3 नए गाने सुनते सुनते मैं अपना टिफिन खत्म करता था। तो बड़ा यादगार था वो चीज भी मेरे लिए। तो 2 साल में इसको यूज किया। फिर 2 साल के बाद जब मैं कॉलेज वगैरह आया, तो फिर मुझे जो दूसरा फोन था मुझे चाचा जी ने दिया, तो उसको यूज किया। फिर मैंने, वो नया नहीं था, पुराना ही था। उन्होंने इसको चला के मुझे दे दिया था। मैं भी बड़ा खुश था कि एंड्रॉइड मिल गया। जी सर। फिर मैंने जो एंड्रॉइड फोन मिला उसको हैकिंग डिवाइस बना दिया। मैं कॉलेज जाता, उस कॉलेज का वाईफाई हैक करता, ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड हेरता, और पूरे दोस्तों में बांट देता। वो दोस्त मुझे मूवी डाउनलोड कर करके देते थे, फिर मैं घर जाके मूवी देखता था। जी सर। एक्चुअली में मैं हैकर रह चुका हूँ, पता है तुम्हें। मैं फेसबुक वगैरह सब हैक करना जानता हूँ, पर अब बहुत टाइम से छोड़ दिया ये सब काम। पढ़ाई करने लगे थे ना, सुधर गए। सर ठीक है कैसे आप सुधर तो, गए? अरे अब क्या करें, यहाँ लाइफ में कुछ तो करना पड़ता है, सुधर जाते हैं, टाइम टाइम की बात है। सुधर ऐसे जाते हैं ना कि एक टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगती है यार, के लाइफ में कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं, बस यही फीलिंग फिर आदमी को कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करा देती है, कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अपना करना है, बड़ा करना है। इस तरीके से हो गया सब। सच बात बताऊं, पढ़ मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे दोस्त अच्छे मिले थे। सही बात है सर, दोस्त अच्छे रहते हैं तो फिर हम्म। कुछ भी दोस्तों ने करा मुझे लेंगे। बहुत इंकरेज किया, बहुत ज्यादा। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था विकास पांडे। विकास पांडे नाइपर में है, जी। नाइपर हैदराबाद, ठीक है, नाइपर हैदराबाद में है। मेडिकेम से एमएस डिग्री कर रहा है। पता है एमएस और ये अपना क्या रहता है, एमएस डिग्री मिलती है नाइपर से, हमेशा याद रखना, ठीक है। एम फार्म की डिग्री अदर कॉलेज से मिलती है, एमएस की डिग्री नाइपरों से मिलती है। नाइपर जी एमएस ही देता है, एम फार्मा नहीं देता। तो मेडिकेम से कर रहा है ये बंदा, बहुत स्लो,
इतना स्लो कि पूछो मत, हमेशा लेट हर काम में। जी 10th में 50%, 12th में 60 के आसपास में, 12th में 50%, जी। जीपैड में 256 रैंक ऑल इंडिया, वाह। नाइपर में 243 रैंक ऑल इंडिया। वाह सर, कैसे लोग कर लेते हैं सर, अचानक से ऐसे कैसे लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और मैं था, मेरा सुनो, मैं था 12th में 73%, जी 12th में 68%, जीपैड में 299%, नाइपर में 600%। इसका जो रैंक है वो इसलिए सुधर गया था क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये भाई साहब घर ही नहीं गए, ये रूम पर ही डले रहे, पढ़ते रहे, मतलब पढ़ते तो बाहर लगे रहे, और हम घर चले गए, हमने किताब ही नहीं उठाई, लास्ट के 1 महीना आगे पढ़ा, इतनी रैंक ले आए। नाइपर हाजीपुर दे रहे थे, हमने दिया जी नहीं। ठीक है। अब ये हुआ कैसे एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ। थोड़ा ऐसे का मैं पढ़ाई के हटके इसलिए थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई 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 करते करते माइंड थक जाता है ना, मजा भी नहीं आता। जी सर। ठीक है। जब भी लगे कि हाँ सर अब पढ़ा दो, कंटिन्यू कर दो, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। तो ये विकास पांडे, इसका जो माइंड है ना, इतना शार्प था कि ये बंदा बस एक बार कोई चीज पढ़ ले, छप जाती थी इसके माइंड में। मेरे जी साथ भी यही कंडीशन थी कि बस मैं एक बार चीजें पढ़ लूं, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट जम जाती थी। ठीक है। तो मेन चीज है, इसका सपोर्ट मुझे इतना मिला कि हम जीपैड निकाल लिए। अब आगे की स्टोरी बाद में बताऊं। अब बात करते हैं एवोल्यूशन टेस्ट की। तो एवोल्यूशन टेस्ट में इन विट्रो और इन विवो दो टेस्ट होते हैं। इन विट्रो में लगाते हैं अपन, लिख लो, इन विट्रो में कौन सा टेस्ट लगाते हैं? हम्म। कौन पूछा था हमसे? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन टेस्ट। जी। फ्रीजिंग आलोक। अच्छा आलोक, हाँ। हाँ पॉइंट। वो बना रहा है ना, तो ये पूछ रहा था, तो मेरे पास फोन किया था तो हम रिसीव नहीं किए थे, हमको लगा कि तुम्हारे भैया का है, किसी और नंबर से कर रहे होंगे, तो इसलिए हम मतलब इधर से रिटर्न कॉल नहीं किए, और यही मेन रीजन था कि हम पढ़ भी रहे थे, तो इसीलिए। तो पूजा ही हमको बताई कि रही लोग फोन कर रहा है कि तुम रिसीव नहीं करी हो, ये आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारा बना रहा है, क्या गलत है बता दो। हम बोले ठीक है, तो बताए भाई। टेंशन हो रहा है, टी शर्ट दवा का। ईमो अरे इधर जाने टेंशन लेके आएंगे, टी शर्ट पहन लेंगे तो ठंडा लगेगा तो हीमोरेज सही। टेस्ट, इसको हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। वहाँ पे दिक्कत होगी, क्या करें। ठीक है। टेस्ट लगाएंगे इन विट्रो और इन विवो टेस्ट फॉर टू चेक द टॉनिसिटी। ठीक है। इन विवो टेस्ट में अपन इन विट्रो टेस्ट में लगाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन टेस्ट। ठीक है। इसका ही दूसरा नाम होता है, इसका ही दूसरा नाम, दूसरे नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो है क्राइसोजेनिक टेस्ट। किसका दूसरा नाम है क्राइसोजेनिक टेस्ट? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का ही क्या नाम है, दूसरा नाम है, क्राइसोजेनिक टेस्ट ही बोलते हैं। जी सर। हीमोलाइसिस टेस्ट ऑक्स ब्लड पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? ऑक्स ब्लड पे लगाते हैं। ऑक्स मतलब होता है सांड, ऑक्स ब्लड यूज करते हैं। ठीक है। सर अब मतलब क्या होता है सर? ऑक्स मतलब जो बैल सांड होते हैं ना, नहीं देखा, गूगल पे डालना आ जाएगा। ठीक है। जी सर। उसके ब्लड पे अपन हीमोलाइसिस टेस्ट लगाते हैं टू डिटरमाइन क्या, टॉनिसिटी। ठीक है। इन विट्रो में कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड टेस्ट लगा रहे हैं। इसका ही दूसरा नाम क्या है? क्राइसोजेनिक टेस्ट। ठीक है। इन विवो में जी। अपन लगा रहे हैं ह्यूमरेज या हीमोलाइसिस टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि किस पे लगाते हैं? ऑक्स ऑक्स। ब्लड पे लगाते हैं। ठीक है। जी। अब थोड़ा डिटेल में देते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट टेस्ट लगाते कैसे।
एक्चुअली में अपना जो ब्लड है, ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना, लिख लो ये इंपोर्टेंट है, -0.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है, -0.52 डिग्री सेल्सियस। टू यदि सेल्सियस। यदि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इससे कम होता है, कम मतलब समझ रहे हो ना, और ठंडी तरफ जाता है, मतलब -0.2 से बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 250 कर लो, -50 तक गया, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपर, हाइपरटोनिक बन जाएगा। यदि इससे कम हुआ, ठीक है, इससे कम हुआ, जैसे कि 0 टू कितना, -0.52 के बीच में हुआ, मतलब इस साइड हुआ, तो ये क्या सा कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। जी। ठीक है, अपन ने जी सर। मेंटेन क्या करना है, -0.52 डिग्री सेल्सियस यूज करना है। हाँ, बिल्कुल सर। अब क्या करते हैं, जो NaCl होता है वो एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, मतलब उसको करते हैं इंटेंशनली, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि जो वाटर है, सपोज वाटर है, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। यदि वाटर में तुम नमक डाल दोगे, ठीक है, NaCl डाल दोगे, तो ये कितने पे जाके फ्रीज होने लगेगा, इससे भी कम पे फ्रीज होने लगेगा, -5। तो मतलब अल्टीमेटली फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, डिप्रेस कर दिया अपन ने। वो वाटर जो इतने पे हो रहा था, अपन ने टोनिसिटी मॉडिफायर या एजेंट डाल दिए, तो ये कितने पे होने लगा है। ऐसे ही क्या करते हैं, ब्लड को फ्रीजिंग पॉइंट को मेंटेन, मतलब मेंटेन कराने के लिए अपन टोनिसिटी मॉडिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। यदि इसी को चेक करते हैं अपन किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन टेस्ट। क्या चेक करते हैं, यही चेक करते हैं। यदि इससे कम होता है उसको हाइपरटोनिक कह देते हैं, ज्यादा होता है आइसोटोनिक कह देते हैं, टेम्परेचर मेंटेन चेक करने के बाद। जी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्स ब्लड की। तो ऑक्स ब्लड का सिंपल है, ब्लड लो, उसमें इंजेक्ट कर दिया ऑक्स में। अब देखेंगे उसके सेल श्रिंक हो रहे हैं कि बस सॉलो अप हो रहे हैं या नॉर्मल है। सेल सॉलो होंगे तो समझ जाना हाइपोटोनिक बना है, सेल श्रिंक हो जाएंगे तो समझ जाना कैसा बना है, हाइपरटोनिक बना है। नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तो आइसोटोनिक हो जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना है टोनिसिटी इवैल्यूएशन में टेस्ट के नाम, टेस्ट के जो नेम है वो इम्पोर्टेंट है। पहला टेस्ट का नेम कौन सा था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। ठीक है, डिप्रेशिंग मेथड। इसका दूसरा नाम क्या था, क्राइसोजेनिक। जी। ठीक है, क्राइसोजेनिक भी बोलते। और ये कौन सा टेस्ट है, इन विट्रो टेस्ट है। और इन वीवो में अपना कौन सा आ जाएगा, हीमोरेज, इसको या फिर हीमोलाइसिस के भी नाम से आ जाएगा। ठीक है, ये कैसा टेस्ट है, इन इन वीवो टेस्ट है। ये कैसा है, इन वीवो टेस्ट। वो ठीक टेस्ट। है, इससे अपन क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं टोनिसिटी कितनी है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया टोनिसिटी मॉडिफायर। ठीक जी है, सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पेरेंट, जैसे टेबलेट होती है, टेबलेट होती है, ठीक है, या कैप्सूल होता है, उसमें कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, जी। करते हैं। क्या पेरेंटल में कलरिंग एजेंट यूज करेंगे, बताओ बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे। सोचो सोचो सोचो, बताओ। पेरेंटल में
कलर से मतलब ही नहीं है, पेशेंट को थोड़ी ना लेना है, डॉक्टर लेगा लगा देगा, उसको कलर से क्या मतलब। पता है कलर यूज क्यों करते हैं अपन? पेशेंट कंप्लायंस के लिए, ओनली पेशेंट कंप्लायंस के लिए, कि पेशेंट को टैबलेट देख के कुछ गलत ना सोच ले कि हाँ भाई ऐसा कलर है मैं नहीं खा रहा। हो जाता है ना कभी कभार, पेशेंट कंप्लायंस के लिए उसको कलर दे देते हैं कि हाँ लाल गोली, नीली गोली, बहुत से लोग पहचानते भी इसी नाम से, लाल गोली वाली पत्ता दे दो। घर पे नहीं कहते लाल गोली वाला पत्ता रखा हुआ। जी सर बहुत लोग पहचानते हैं, लाल पीला इस हरा वजह नीला। से पेशेंट कंप्लायंट के लिए कलर यूज करता है, पर पेरेंटल में पेशेंट कंप्लायंट का मतलब ही नहीं, डॉक्टर इंजेक्ट करता है इसलिए इसमें कलर वगैरह कुछ भी नहीं डालते। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है सारे एक्सीपिएंट। यहाँ तक कोई दिक्कत एक्सीपिएंट में? नो सर अब टाइम रहने कितना हुआ दीजिए। है? टाइम सर कितना हुआ है? 7:30, 7:30। 7:30 होगा। चलो ठीक है, एक्सीपिएंट हो गया कंप्लीट। अब बचते हैं, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या और बचा है। कंटेनर डिस्कस करेंगे जी कि पेरेंटल किस किस कंटेनर्स में आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया डिस्कस करेंगे कि पेरेंटल का मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होता है। ठीक है, पर्सनल्स, पर्सनल्स को क्या क्या ध्यान देना पड़ता है पेरेंटल एरिया में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका एवेल्यूशन, एवेल्यूशन ऑफ पेरेंटल फाइनेंस प्रोडक्ट में। तो ये सारी चीजें बची हैं। जी ठीक है, तो एक क्लास, एक या दो क्लास में तुम्हारा पेरेंटल कंप्लीट आउट हो जाएगा। बस इतना बता दो, जो आज अपन सब कुछ डिस्कस किए हैं उसमें कोई दिक्कत आई या फिर कोई डाउट है जो नहीं आया समझ में, जो कि दोबारा डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, यदि अभी समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में जब भी लूं तो बोल देना कि सर उस लास्ट टाइम पे ये टॉपिक समझ नहीं आया था, या फिर ये चीज दोबारा बता दो। ठीक ठीक है, है तो मैं सर। रिपीट कर दूं। ओके सर। चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। ठीक है सर। ओके, सर गुड थैंक यू। इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू।